एक ऐसे युद्ध की कल्पना कीजिए जहां दुश्मन भूमिगत रहता है, कहीं से भी हमला करता है और पल भर में जंगल में गायब हो जाता। हैज़ब कि आप एक मशीन गन लेकर घने जंगल के बीच खड़े हैं, ये नहीं जानते कि गोली कहां से आएगी। वियतनाम युद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा था, क्योंकि यहाँ टैंक, विमान और अरबों डॉलर काम नहीं आए। वही जीता जो जंगल को सबसे अच्छी तरह जानता था। अमेरिकी सैनिक एक ऐसे दुश्मन से लड़े जो हफ्तों तक घात लगाकर बैठा रह सकता था, घुटनों तक कीचड़ में मुट्ठी भर चावल खाकर हमले के सही मौके का इंतजार करता रहता था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई अग्रिम पंक्ति नहीं थी, जहां एक किसान दिन में खेतों में काम करता था और रात में लड़ाकू बन जाता था और नागरिकों और दुश्मनों में अंतर करना असंभव था। जंगल के नीचे वियतनामी सैनिकों ने 250 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी, 10 मीटर तक की गहराई में अस्पतालों, गोदामों, रसोई घरों और छात्रावासों से भरा एक वास्तविक भूमिगत शहर। ये सुरंगें इतनी संकरी थीं कि बड़े बड़े अमेरिकी सैनिक भी शारीरिक रूप से उनमें से नहीं गुजर सकते थे, और वियतनामी सैनिकों ने दुश्मन की विशेषताओं को जानते हुए जानबूझकर इन्हें इसी तरह बनाया था। सुरंगों के अंदर जाल बिछाए गए थे, बांस के भाले बक्सों में बंद जहरीले सांप्रटिक वायर, बारूदी सुरंगें, और वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हर मोड़ आखिरी हो सकता था। अमेरिकियों ने सुरंग में घुसने वाले विशेष सैनिक दस्ते बनाए, सबसे छोटे और बहादुर सैनिक जो पिस्तौल और टॉर्च से लैस होकर अंधेरे में रेंगते हुए जाते थे, या जानते हुए कि शायद वे वापस न लौटे। नेपाम एक चिपचिपा मिश्रण है जो त्वचा से चिपक जाता है और 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलता है। वियतनामी जंगल पर 4 लाख टन नेपाम गिराया गया था। जब किसी गांव पर नेपाम गिरा तो लोग आग की लपटों में घिरकर बाहर भागे और पानी में कूद गए, लेकिन मिश्रण पानी के अंदर भी जलता रहा। अमेरिकियों का मानना था कि जंगल को जलाने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर आया एजेंट ऑरेंज, एक ऐसा रसायन जिसने सभी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। कुछ ही वर्षों में दक्षिण वियतनाम के 20% हिस्से पर इसका छिड़काव किया गया। एजेंट ऑरेंज से कैंसर और उत्परिवर्तन हुए। युद्ध के 20 साल बाद भी बच्चे विकृतियों के साथ पैदा हुए और कुछ जगहों पर जंगल अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। 1954 में देश 2 भागों में विभाजित हो गया। हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाला साम्यवादी उत्तरी भाग और अमेरिका द्वारा समर्थित पूंजीवादी दक्षिणी भाग। ये विभाजन चुनावों तक अस्थायी रहने का इरादा था, लेकिन चुनाव कभी नहीं हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि अधिकांश किसानों का समर्थन प्राप्त साम्यवादी ही जीतेंगे। अमेरिका को एक श्रृंखला के प्रभाव का डर था। यदि वियतनाम साम्यवादी बन जाता तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया लाल झंडे के नीचे आ जाता। अमेरिका के लिए यह साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध एक वैचारिक युद्ध था, और वियतनामियों के लिए यह 100 वर्षों के औपनिवेशिक उत्पीड़न के बाद स्वतंत्रता और देश के एकीकरण का संघर्ष था। 1964 में उत्तरी वियतनामी नौकाओं ने कथित तौर पर टोंकिन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक पोत पर हमला किया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये घटना वास्तव में घटी थी या नहीं। कांग्रेस ने राष्ट्रपति जॉनसन को युद्ध की घोषणा किए बिना सैन्य बल प्रयोग करने का अधिकार दिया, और 1 वर्ष के भीतर 184,000 अमेरिकी सैनिक वियतनाम में पहुंच गए। शुरुआती प्रमुख लड़ाइयों से यह स्पष्ट हो गया कि जीत आसानी से नहीं मिलेगी। वियतनामी सेना ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, निर्णायक लड़ाई में शामिल हुए बिना हमला किया और पीछे हट गई। अमेरिकी कमान को विश्वास था कि बेहतर तकनीक ही परिणाम तय करेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर और बम वर्षक विमान जंगल में गायब हो सकने वाले दुश्मन के सामने बेकार साबित हुए। 8 वर्षों के युद्ध के दौरान वियतनाम पर 7.5 लाख टन बम गिराए गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान पर संयुक्त रूप से गिराए गए बमों से 3 गुना अधिक थे। रणनीतिक लक्षण जंगलों, गांवों, धान के खेतों, हर चलती फिरती चीज, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों पर प्रतिदिन बिना रुके बमबारी की गई, ताकि गुरिल्लाओं और उनके ठिकानों को नष्ट किया जा सके। ऑपरेशन रोलिंग थंडर नामक यह बमबारी अभियान 3.5 वर्षों तक चला, जिसमें पायलटों ने 300,000 उड़ानें भरी, लेकिन उत्तरी वियतनामी सेना और भी मजबूत होती चली गई। समस्या ये थी कि वियतनाम के पास बड़े कारखाने और संयंत्र नहीं थे। उनकी सेना को चीन और सोवियत संघ से आपूर्ति मिलती थी, और गुरिल्ला इतने कुशल तरीके से छिपे हुए थे कि बमों से अक्सर आम नागरिक ही मारे जाते थे। लाओस और कंबोडिया के जंगलों से होकर 16,000 किलोमीटर लंबी एक सड़क गुजरती थी, जिस पर सवार लोग साइकिलों, ट्रकों और यहाँ तक कि अपने कंधों पर लाद कर दक्षिण में मौजूद गुरिल्लाओं के लिए हथियार और भोजन पहुंचाते थे। ये कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि रास्तों का एक जाल था जो लगातार बदलता रहता था। जब अमेरिकी एक हिस्से पर बमबारी करते तो वियतनामी रातों रात एक वैकल्पिक रास्ता बना लेते थे। लाखों कुलीजन में से कई महिलाएं 50 किलोग्राम का बोझ ढोते हुए महीनों तक मलेरिया ग्रस्त दलदलों और पहाड़ी दर्रों से गुजरते हुए इस रास्ते पर चलते रहे। अमेरिकियों ने इस रास्ते पर लाखों टन बम गिराए, इसमें गति रोधक लगाए और रसायनों का छिड़काव किया, लेकिन वे आपूर्ति के प्रवाह को रोक नहीं पाए। ये रास्ता युद्ध के अंतिम दिन तक चालू रहा।
वियतनामी स्नाइपर 2 दिनों तक टहनियों से ढके गड्ढे में बिना हिले डुले घात लगाकर बैठे रहते थे। अमेरिकी गश्ती दल के गुजरने का इंतजार करते, एक गोली चलाते और फिर गायब हो जाते। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय की पुरानी राइफलों से गोली चलाते थे, लेकिन वे जंगल को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि पहली ही गोली से अपने लक्ष्य को भेद देते और फिर बिना कोई निशान छोड़े हरियाली में गायब हो जाते। अमेरिकी सैनिक सीधे युद्ध से ज्यादा जंगल से डरते थे, क्योंकि मौत किसी भी क्षण दस्तक दे सकती थी। आप किसी पगडंडी पर चलते और कभी नहीं जान पाते कि कोई स्नाइपर झाड़ियों में छिपा है या जमीन में दबी बारूदी सुरंग में। गुरिल्लाओं ने हर जगह जाल बिछा रखे थे, खंभों वाले गड्ढे बिना फटे, अमेरिकी बमों से बनी बारूदी सुरंगें और गर्दन की ऊंचाई पर लटके तार। जंगल दुश्मन से सीधे संपर्क के बिना भी जान ले लेता था। 31 जनवरी 1968 को चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान 80,000 गुरिल्लाओं ने एक साथ 100 शहरों पर हमला कर दिया। ये हमला पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वियत कांग ने राजधानी में अमेरिकी दूतावास में भी घुसपैठ कर ली और जिन शहरों को एक दिन पहले तक सुरक्षित माना जा रहा था, उनकी सड़कों पर भीषण लड़ाई छिड़ गई। अमेरिकियों ने 1 महीने के भीतर सभी हमलों को नाकाम कर दिया और गुरिल्लाओं के 45,000 सैनिक मारे गए। ये उत्तरी वियतनाम के लिए एक सैन्य आपदा थी, लेकिन साथ ही उनकी सबसे बड़ी जीत भी। चूंकि अमेरिका में बैठे लोगों ने टेलीविजन पर देखा कि युद्ध जीता नहीं गया है, दुश्मन मजबूत है और कहीं भी हमला कर सकता है, इसलिए युद्ध के लिए जनता का समर्थन पूरी तरह से खत्म हो गया। 16 मार्च 1968 को अमेरिकी सैनिक माई लाई गांव में घुस गए, जहां कथित तौर पर गुरिल्ला छिपे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां केवल बूढ़ी औरतें और बच्चे ही मिले। 4 घंटे के भीतर उन्होंने नवजात शिशुओं समेत 504 नागरिकों को गोली मार दी, महिलाओं का बलात्कार किया, घर जला दिए और पशुओं को मार डाला। ये कोई सैन्य अभियान नहीं बल्कि सामूहिक नरसंहार था। अधिकारियों ने इस नरसंहार को छिपाने की कोशिश की, लेकिन 1 साल बाद प्रेस में जानकारी लीक हो गई। मारे गए बच्चों की तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं और अमेरिका अपने सैनिकों द्वारा किए गए कृत्य से स्तब्ध रह गया। कुल मिलाकर वियतनाम में बमबारी, नेपाम बम, रासायनिक हथियारों और मात्र गलत समय पर गलत जगह होने के कारण 20 लाख नागरिक मारे गए। इस युद्ध ने लड़ाकों और नागरिकों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। जब सैनिक अमेरिका के जंगलों में लड़ रहे थे, तब लाखों लोग युद्ध विरोधी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए और छात्रों ने भर्ती नोटिस जला दिए और वियतनाम जाने से इनकार कर दिया। भर्ती लॉटरी के आधार पर होती थी। अमीर लोग विश्वविद्यालय या स्वास्थ्य कारणों से इससे छूट पा सकते थे, जबकि गरीब और अल्पसंख्यक मरने के लिए चले गए, जिससे समाज में अन्याय की भावना पैदा हुई। हर शाम टेलीविजन पर शहीद सैनिकों के ताबूत दिखाए जाते थे। 58,000 मृत सैनिक घर लौटे और हर परिवार सोचता था कि उनके बच्चे एक विदेशी देश के लिए क्यों मर रहे हैं। 1970 तक 70% अमेरिकी मानते थे कि युद्ध एक गलती थी और देश उन लोगों में बंट गया था जो सेना का समर्थन करते थे और जो तत्काल वापसी की मांग करते थे। 1970 में अमेरिकियों ने उत्तरी वियतनामी ठिकानों को नष्ट करने और आपूर्ति मार्गों को काटने के लिए तटस्थ कंबोडिया पर आक्रमण किया और युद्ध पड़ोसी देश में फैल गया। कंबोडिया पर बमबारी इतनी भीषण थी कि 100,000 से 500,000 नागरिक मारे गए, जिससे देश पूरी तरह से तबाह हो गया और खमेर रूस के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। खमेर रूस ने अपने ही लोगों का नरसंहार किया, जिसमें 20 लाख कंबोडियाई मारे गए, जो वियतनाम युद्ध के पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तार का एक अप्रत्यक्ष परिणाम था। पूरा इंडोचीन जल गया और लाओस पर भी बमबारी की गई, जहां प्रति व्यक्ति 20 लाख टन बम गिराए गए, इतिहास में किसी भी अन्य देश से अधिक। वियतनाम युद्ध में 12,000 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सैनिकों को उतारने, घायलों को निकालने और हवाई हमले करने के लिए किया गया था। यह पहला युद्ध था जिसमें हेलीकॉप्टर परिवहन का मुख्य साधन बन गया था। मशहूर ह्यूई हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर नीची उड़ान भरते थे। मशीन गनर खुले दरवाजों से गोलियां चलाते थे और रोटर ब्लेड की आवाज सैनिकों की एक पीढ़ी के लिए युद्ध की पहचान बन गई थी। लेकिन हेलीकॉप्टर असुरक्षित भी थे। उन्हें मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से मार गिराया जाता था। युद्ध के दौरान 5,000 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए, जिनमें से कई जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनके चालक दल मारे गए या बंदी बना लिए गए। हेलीकॉप्टर पायलटों ने सबसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया, घायलों को लेने के लिए गोलीबारी के बीच लैंडिंग की। कई पायलटों को वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिले, लेकिन उनकी वीरता युद्ध की निरर्थकता की भरपाई नहीं कर सकी। 20 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनामी टैंक दक्षिणी वियतनाम की राजधानी में घुस गए। अमेरिकी सेना 2 साल पहले ही पीछे हट चुकी थी, जिससे मित्र राष्ट्र दुश्मन के साथ अकेले रह गए थे। अंतिम अमेरिकी सैनिकों को दूतावास की छत से हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला गया। हजारों दक्षिणी वियतनामी लोग बाढ़ फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके लिए जगह नहीं थी और कई लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया।
दक्षिणी वियतनामी सेना कुछ ही हफ्तों में बिखर गई। सैनिकों ने हथियार डाल दिए और भाग गए। राष्ट्रपति सोने के साथ देश छोड़कर भाग गए और जो लोग बचे थे वे विजेताओं से प्रतिशोध की प्रतीक्षा करने लगे। युद्ध का अंत उत्तरी वियतनाम की पूर्ण विजय के साथ हुआ। देश कम्युनिस्ट शासन के तहत एकजुट हो गया और अमेरिका ने इतिहास में पहली बार एक युद्ध हारा। ये राष्ट्रीय गौरव पर एक करारा प्रहार था। इस युद्ध में अमेरिका को 141 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन असली कीमत तो जानों की थी। 58,000 लोग मारे गए, 3,14,000 घायल हुए और लाखों लोग मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए। सैनिक घर लौटे तो उनका स्वागत नायकों की तरह नहीं बल्कि हत्यारों की तरह किया गया। समाज ने उन्हें युद्ध में हार का दोषी ठहराया। कई लोग शराब के आदी हो गए, आत्महत्या कर ली या बेघर हो गए। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। सैनिक वर्षों तक जंगल में गोलीबारी के भयानक सपनों से जूझते रहे। वियतनाम युद्ध की कीमत इससे भी कहीं अधिक थी। 3 मिलियन लोग मारे गए, देश खंडहर बन गया, लाखों शरणार्थी बन गए और रासायनिक हथियारों के प्रभाव आज भी 50 साल बाद लोगों की जान ले रहे हैं। वियतनाम की धरती पर आज भी 8 लाख टन अविघटित बम पड़े हैं जो हर साल लोगों की जान ले रहे हैं और जंगल में खेलते बच्चे भी इन बमों पर पैर रख देते हैं। वियतनाम युद्ध ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी अपनी जमीन के लिए लड़ने वाली और आजादी के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार जनता को हरा नहीं सकती। इसने ये भी सिद्ध किया कि गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के आगे तकनीकी श्रेष्ठता बेकार है और बमबारी प्रतिरोध की भावना को तोड़ नहीं सकती, बल्कि कब्जा करने वालों के प्रति नफरत को और बढ़ा देती है। वियतनाम युद्ध का मुख्य सबक ये है कि स्थानीय जनता के समर्थन के बिना और सैनिकों को ये समझे बिना कि वे क्यों लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, युद्ध नहीं जीता जा सकता। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस न करें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।